हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने टोटल दो प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ है अभी तक, प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अगर रिकॉल करिए आप, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया था कि वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्या बताया गया पहला प्रॉपर्टी आपको फिर से रिकॉल करिए तो इसमें है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। एंड सेकंड प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में बताया था किसी दो रो या कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज्ड। दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। या आप उसको दूसरे लैंग्वेज में कहिए तो अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गया जीरो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 2 3, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे अगर आप, तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें वैल्यू जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें अप्लाई कर ले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 ये R1 का एलिमेंट्स है और 1 2 3 सेम वही एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए इसमें इक्वल हैं R1 और R3 के। R1 के जो एलिमेंट्स हैं वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं R3 के। तो R1 और R3 ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल, या कहिए सेम हो गए। ठीक है, R1 और R3 क्या हो गए? आइडेंटिकल या सेम हो गए। तो अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। या दूसरा एग्जांपल, अगर कोई भी दो कॉलम्स, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहां अगर अब आप कॉलम देखिए तो कॉलम में C1 जो कॉलम है सेम वही एलिमेंट्स C3 कॉलम में भी लिखा हुआ है, तो C1 और C3 क्या हो गए यहाँ पे? आइडेंटिकल। C1 और C3 हमारे क्या हो गए? आइडेंटिकल या सेम हो गए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अब आपके समझ में आया होगा क्या है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में हमने पढ़ा कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको लिख लीजिए अब, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल कहिए या कहिए आप सेम। ठीक है, आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो ये हमें प्रॉपर्टी मिल गया। प्रॉपर्टी आपको याद हो गया होगा, आपको दो एग्जांपल भी बताया गया। तो इस तरीके से हमें चेक करना रहेगा कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जा रहा है अगर, तो हम सीधे डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितना बता देंगे? जीरो बाई प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4
से पहले एक नोट डिस्कस हम लोग करेंगे। नोट हमारा क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, कोई डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, उस डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के ईच एलिमेंट्स जीरो हो जाए, ठीक है, ईच एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो। जैसे यहाँ पे देखिए तो R1 के सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और R2 R3 में हो सकता है नॉन जीरो एंट्री हो या हो सकता है जीरो एंट्री हो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बस एक देखना है एनी वन रो या एनी वन कॉलम, अगर उसके ईच एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आप एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगा, एक्सपेंड करके इसको आप देख सकते हो, एक्सपेंड करना आप जानते हो। ऐसे ही अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, किसी कॉलम में सभी एंट्री जीरो हो गया, किसी कॉलम में क्या हो गया, सभी एंट्री जीरो हो गए। यहाँ हम देख रहे हैं C1 में सभी एंट्री जीरो है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और यहाँ R1 में सभी एंट्री जीरो है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गया जीरो। अगर R2 में सभी एलिमेंट जीरो होता तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाता, जीरो। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, एनी वन रो आर कॉलम आर जीरो, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो आर कॉलम आर जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना होगा, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4 भी आपका। इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि अब हम किसी भी किसी एक रो से एक कॉमन वैल्यू हम ले सकते हैं, कॉमन करा सकते हैं डिटर्मिनेंट में। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने लिखा एक डिटर्मिनेंट हमने लिखा हुआ A1 B1 C1 फर्स्ट रो, A2 B2 C2 सेकंड रो है, एंड A3 B3 C3 इसका है थर्ड रो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई करा रहा हूं, मल्टीप्लाई R1 बाई कांस्टेंट के, इसको कांस्टेंट के से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेल्टा किस में चेंज हो गया हमारा, डेल्टा 1 में, डेल्टा 1 में चेंज हो गया। डेल्टा 1 कितना हो गया, के A1 के B1 के C1, ये बन गया आपका फर्स्ट रो, क्योंकि इसमें हमने किस से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई करा दिया। और सेकंड रो क्या है, A2 B2 C2, एंड थर्ड रो A3 B3 C3, ये आ गया डेल्टा 1 की वैल्यू। हमने क्या किया, R1 को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा दिया, इसके ईच एलिमेंट्स को। तो हम देखेंगे कि यहां से अब हम कॉमन करा सकते हैं, कॉमन R1 में करा सकते हैं, क्या कॉमन हो गया, के कॉमन हो गया। तो के को हम कॉमन करा के डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। के को कॉमन करा के हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर। कंडीशन ये होना चाहिए कि के सभी एंट्री में होना चाहिए, R1 के सभी एंट्री में, या अगर के है तो के C1 के या तो सभी एंट्री में हो, या तो C2 के सभी एंट्री में हो, या तो C3 के सभी एंट्री में हो, तो हम के कॉमन करा लेंगे। ऐसे के अगर R1 में है या फिर R2 में है या फिर R3 में है तो भी हम के को कॉमन करा सकते हैं। तो यहाँ के R1 में दिख रहा हमें, के सब में मल्टीप्लाई है, तो के हो गया कॉमन R1 में, तो R1 से हमने के को आउट कर लिया, कॉमन कर लिया। तो डिटर्मिनेंट में हमारा क्या हुआ, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट में बचा हुआ। और हम देख रहे हैं कि ये क्या है जो डिटर्मिनेंट में बचा, ये डेल्टा ही है, ठीक है। डेल्टा हमारा क्या था, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3।
तो k टाइम्स हमें डेल्टा मिल गया। तो यहां से हमने देखा कि अगर किसी भी एक रो को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा, न्यू डिटर्मिनेंट जो मिलेगा, उसकी भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, k से, ठीक, k से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर k से मल्टीप्लाई है कोई रो, तो वहां से हम k को कॉमन करा सकते हैं और उसको बाहर कर लेंगे कॉमन करा के डिटर्मिनेंट के, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है कि अब देखिए अगर k कोई बाहर नंबर लिखा हुआ है, कि कोई भी बाहर नंबर लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा हुआ है, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो अब अगर हमें k को इनसाइड ले जाना है डिटर्मिनेंट के, तो क्या होगा, ठीक है। अगर इस कांस्टेंट को हम इनसाइड डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो कैसे ये जाएगा, कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए k को हम या तो r1 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा देंगे, या k को r2 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर k को r3 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। या फिर क्या करा सकते हैं, k को c1 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई, c2 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई और c3 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए k को, अब जैसा क्वेश्चन का प्रूविंग रहेगा उसी टाइप से हम लोग वर्क करेंगे। वहां पे k को या तो हम c1 में मल्टीप्लाई करा लेंगे, या c2 या c3, या फिर r1 r2 r3 में से किसी एक में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर सपोज करो हमें r2 में मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, a1 b1 c1 आपका फर्स्ट रो हो गया, k से r2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, k a2 k b2, और ये हो गया आपका k c2, एंड थर्ड रो आपका a3 b3 c3, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए k कॉमन होगा, k कहां से कॉमन होगा, r2 से, r2 से k कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने के बाद आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कांस्टेंट कॉमन करा सकते हो और उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। या डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ उसको इनसाइड ले जाना है, तो आप 3 रोज जो है और 3 कॉलम्स हैं उसमें से किसी भी एक रोज के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराइए, या उसके किसी सभी एलिमेंट्स के एक कॉलम में मल्टीप्लाई करा दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें क्या मिला, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो, if we multiply each element of any row or column by a constant k, then value of determinant क्या हो जा रहा है, चेंजिंग। देखिए ये डिटर्मिनेंट था, इसके किसी एक रो r1 में हमने k से मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 मिला उसकी वैल्यू कितना हो गया, k टाइम्स हो गया, मींस k से ही मल्टीप्लाइड हो गया। तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाई k, ठीक है, कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका ये कंप्लीट हो गया। अब प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड और प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बेस्ड कुछ नोट्स है, उसको लिख लीजिए। अब इसके पहले देखिए एक और है, जैसे डेल्टा सपोज करिए आपको दिया गया, लिखा हुआ है k a1 k a2 k a3 m a2 m b1 m b2 m b3 n c1 n c2 n c3, ये सपोज करिए आपको डेल्टा दिया हुआ, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना हुआ हमें, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से कॉमन करा लेंगे। फर्स्ट रो से आपको दिख रहा है क्या कॉमन हो रहा है, r1 से कॉमन हो रहा है k, r2 में आप देखिए तो क्या कॉमन है, कांस्टेंट m, एंड r3 से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, n। तो ये k m और n
ये कॉमन हो गया डिटर्मिनेंट से, k इंटू एम इंटू एन हो गया डिटर्मिनेंट के बाहर। फर्स्ट रो में कितना बचा, a1 a2 a3, सेकंड रो में b1 b2 b3, थर्ड रो में c1 c2 c3। तो इस तरीके से हम कॉमन करा सकते हैं अगर किसी कांस्टेंट से किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स में या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए के एम एन से इनसाइड मल्टीप्लाई कराना है, हम के से इनसाइड मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको बताया गया या आपके पास टोटल 6 चॉइस है, ठीक है। या फिर R1 में कराइए या R2 में कराइए या आप कहाँ कराइए, R3 में या फिर C1 या फिर C2 या फिर C3 में से किसी में कराइए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि के को अब इनसाइड ले जाना है तो फर्स्ट रो में ही लेके जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे प्रूविंग हो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में ले जा करके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा दीजिए। नोट में करके लिख लीजिए। नोट नंबर 1, हमने देखा कि हम किसी भी कांस्टेंट को कॉमन करा सकते हैं किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। we can take out common from each element of any row or any column of a determinant। ठीक है, तो कॉमन हम लोग करा सकते हैं, कॉमन आप समझ ही गए हो। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, डेल्टा इक्वल टू हमने दिया 3 6 9, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो 1 2 1 एंड थर्ड रो हमने बनाया हुआ है 15 30 45, ये हमने बना दिया थर्ड रो, ठीक। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए, R1 और R3 में हमें कुछ प्रॉपर्टी एक मिल रहा है। R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अगर रेशियो निकाला जाए, R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या निकाला जाए, रेशियो, तो ये कितना रेशियो निकलेगा, 3/15 हुआ यहाँ पे। और दूसरा वाला देखिए तो 6/30 हुआ एंड तीसरा देखिए रेशियो निकालिए तो 9 कितना हो गया, ये 45। इसको कैंसिल करिए तो कितने का मिल रहा है, 1/5। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1/5। यहाँ पे भी आपको कितना मिल रहा है, 1/5। तो ये हम देख रहे हैं कि जो रेशियो है R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वो इक्वल है। तो ऐसे केसेस में वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों 0 हो गया उसको समझिए। यहाँ 5 का देखिए डिफरेंस आ रहा, 5 का रेशियो बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 3 6 9 और सेकंड रो में 1 2 1 और थर्ड रो में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। यहाँ 5 का रेशियो बन रहा है, 5 इंटू 3, इसको लिख देंगे 5 इंटू 6 और 45 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 9। अब देखिए थर्ड रो में 5 कॉमन दिख रहा होगा आपको इस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम कॉमन करा सकते हैं। नोट में जो लिखा हुआ आपके 5 हमने कॉमन करा लिया, कहां से कॉमन कराया, R3 से, ठीक है। R3 से कॉमन हो गया तो कितना बचा, 3 6 9 1 2 1 एंड 3 6 9। अब यहाँ पे देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होने लगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, जो नोट नंबर सेकंड हमारा है उसमें यही है कि अगर कोई किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। प्रॉपर्टी मेंशन करिए क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां लिख लीजिए वर्ड, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी two rows are
कॉलम्स, ये क्या हो जाए, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल या उसी को बोलते हैं हम लोग किसमें हो जाए, सेम रेशियो में। जैसे यहाँ पे हमने देखा सेम रेशियो में बन रहा था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के एलिमेंट्स का जो रेशियो था वो क्या था, सेम। 5 का रेशियो यहाँ बन रहा है ना। तो इफ corresponding elements of any two rows or columns are proportional, that is in the same ratio, then value of determinant कितना हो जाएगा, इज 0। और कैसे 0 होता है ये भी आपने देख लिया, जो सेम रेशियो मिलता है उस टाइप से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ 5 का रेशियो बन रहा था फर्स्ट रो से, तो 5 यहाँ पे 15 को हमने लिख दिया 5 into 3, दूसरे को 5 into 6, 5 into 9, फिर ये 5 कॉमन हो गया यहाँ पे, और R1 और R3 क्या हो गया, आइडेंटिकल, तो वैल्यू हो गया 0। ठीक, तो आज 2 ही प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, और 2 प्रॉपर्टी आपका अभी बचा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।